हाय स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चलते हैं हम आज क्लास 9th की हिस्ट्री लेसन 3 नाजीज में एंड द राइज ऑफ हिटलर, और ये पार्ट्स 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको पीछे की स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। और आज जो मैं टॉपिक करने वाला हूँ वो है द ईयर ऑफ डिप्रेशन इवेंट्स। इससे पहले हम लोग ने पढ़ चुके हैं वार, इफेक्ट ऑफ द वार, यानी कि जो वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद जर्मनी में क्या इफेक्ट हुआ था, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा है। आपको और डीपली देखना है तो आप उसको फिर से दोबारा वीडियो को देख सकते हो, पीछे के जो पार्ट 3 है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आर्थिक मंदी का काल। दैट मीन्स उस समय पूरे यूरोपियन कंट्री के साथ साथ अदर वर्ल्ड भी, यानी कि पूरा संसार जो है आर्थिक मंदी के साथ गुजर रहा था, यानी कि क्राइसिस जो है उसके साथ हो गया था। तो हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे इस पार्ट्स में। आइए देखते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 54 को ओपन कर ले ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सा सम स्टेबिलिटी, यानी कि देखिए थोड़े समय के लिए वहाँ पर जर्मन में कुछ स्थिरता आई थी। चूँकि हमने पिछले वीडियो में देखा था लास्ट पॉइंट में कि जो अमेरिका था वो जर्मनी को इकोनॉमिकल सपोर्ट किया था कि भाई उसकी कंडीशन जो है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो उसके शॉर्ट टर्म लोन की वजह से जो जर्मनी में कुछ 4 वर्षों के लिए 1924 से 1928 तक जो है कुछ स्टेबिलिटी, यानी कुछ अस्थायित्व तो आई थी। लेकिन ये जो थी ये दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, जैसे बालू पे हम रेत पे घर बनाते हैं और कोई ठीक नहीं है कब वो जो है क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। उसी प्रकार जर्मनी की जो स्टेबिलिटी आई थी वो उसी प्रकार से थी, यानी कब क्राइसिस हो जाएगी, कब स्थिति डैमेज हो जाएगी, वो कोई ठीक नहीं था, कोई स्थायी नहीं था। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन। जो जर्मन में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था या जो इंडस्ट्रियल रिकवरी जो हो रहा था वो बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन लेकर के, यानी कि लोन के पैसे से वो रिकवर किया जा रहा था, लार्जली फ्रॉम द यूएसए। और सबसे अधिक जो है जो रिकवर करने के लिए पैसे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, यूएसए से आ रहे थे। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉ व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट। जैसे हमारे यहाँ शेयर बाजार है, लोग शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उससे जो है अपना मुनाफा कमाते हैं। उसी प्रकार अमेरिका में एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है जो कि मतलब मनी को सर्कुलेट करती है। तो जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है कोलैप्स कर गया था, वो गिर गया था, शेयर मार्केट जब गिर गया था 1929 में, तो अमेरिका का खुद ही अपना कंडीशन जो क्या होने लगा, डैमेज होने लगा। तो जो जर्मनी को शॉर्ट टर्म के लोन के रूप में पैसे देते थे अब वहाँ से देना बंद कर दिया। कौन? यूएसए, अमेरिका। तब क्या हुआ, फेयरिंग द फॉल द प्राइसेस, और जो प्राइस जब फॉल होने लगा, यानी प्राइस जब घटने लगा, गिरने लगा अपने शेयर का, तो पीपुल मेड फ्रैंटिक इफोर्ट्स टू सेल देयर शेयर। जैसे जैसे मान चला कि भाई शेयर की मार्केट गिर रहा है या पैसे जो है मतलब कम हो रहे हैं, जो शेयर की वैल्यू जो है कम हो रही है, तो जो लोग शेयर परचेज किए थे वो क्या करने लगे, अपना शेयर जल्दी जल्दी किस तरह से सेल करना शुरू कर दिए। चलो भाई जितना भी है, जितना पैसा निकल जाए, ठीक है। तो लोग अपना शेयर जो है बेचना शुरू कर दिए थे। ऑन वन सिंगल डे, यानी कि वहाँ एक रिकॉर्ड बता रहा है कि एक दिन में, यानी कि 24 अक्टूबर को 13 मिलियन, यानी कि 1,03 जो है 1,30 जो लाख है वो शेयर एक दिन में बेच दिए गए थे। जैसे मान लीजिए क्या होगा, सपोज दैट अगर कोई र्यूमर फैला दे कि अब यूनियन बैंक या कोई भी बैंक जो है अब यहाँ से दिवालिया हो रहा है, यानी कि उसका पैसे नहीं हैं, अधिक लोन दे दिया, तो लोग क्या करेंगे, जो लोग पैसे डिपॉजिट किए हैं लाइन लगा देंगे, भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो बैंक में पैसा कहाँ से आता है। हम क्लास 10th में अगर जाएंगे आप तो आगे पढ़ेंगे कि बैंक वर्क कैसे करता है। तो बैंक में जितने लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका 10% बैंक अपने पास कैश रखता है कि भाई जो पैसा डिपॉजिट किए हैं वो जरूरत पड़ेगी तो हम उनको दे देंगे जब विड्रॉ करने आएंगे। तो बाकी पैसे के वो लोन एक्टिविटी में लगा देते हैं जिससे बैंक को बेनिफिट होता है। उसी प्रकार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्या कि तो लोग जब शेयर लगाते हैं तो सोचते हैं कि जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम उसको बेच कर क्या करेंगे, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन जब यह हो गया भाई शेयर मार्केट गिर रहा है, जो लोग शेयर परचेज किए थे वे लोग अपना शेयर जो है बेचना शुरू कर दिए थे। और दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये लगभग बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का शुरुआत था। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और अगले 3 साल में बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ,
यानी कि यूएसए की आर्थिक स्थिति इतनी डैमेज हो गई कि आगे आने वाले 3 साल में जो उसकी इनकम जो थी वो आधे हो गई। सपोज दैट पहले 100 रुपये कमाता था, मान लो अब क्या हो गया 50 रुपीज़ हो गया, मतलब उसकी इनकम जो है हाफ हो गया। अब जो कंट्री या जो आपको इनकम का सपोर्ट कर रहा है, मनी का सपोर्ट कर रहा है, और उसके यहाँ ही कंडीशन खराब हो गए तो क्या आपको देगा? नहीं। उसी प्रकार जर्मनी की कंडीशन भी और ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गई। फैक्ट्री शटडाउन, जो कंपनियां थी वो बंद होने शुरू हो गए। एक्सपोर्टर्स फेल्स, जो बाहर सामान को परचेज किया करते थे वो भी जो है बंद हो गए। फार्मर्स वेयर बैडली हिट, और जो किसान थे बुरी तरह से मतलब उनकी कंडीशंस बहुत दयनीय हो गई। एंड द स्कल्पचर विड्रॉ देयर मनी, जो पैसे लगाए थे मार्केट में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास दुकान है, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूँगा, बड़े बड़े पूंजीपति से पैसा ले लूँगा, भाई पैसा दो हमको, हम अपना सामान परचेज करेंगे और बेचेंगे, धीरे धीरे पैसा जो है सूद सहित दे देंगे। उसको सूदखोर भी कर सकते हैं। तो जो स्कल्पचर थे, जो मार्केट में पैसा लगा रखे थे, वो भी क्या करने लगे, अपना पैसा लेने शुरू, भाई पैसा तुमको दूंगा, मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि पैसे की वैल्यू जो क्या हो रही है, ज़्यादा मतलब डैमेज हो रही है। तो जो स्कल्पचर थे वो विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से पैसा अपन निकालने के चक्कर में पड़े थे। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन ऑफ द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस उसमें हुई थी। तो आगे देखते हैं, जब यूएसए का कंडीशन ऐसा था, दूसरे को लोन देता था, तो बाकी जो लोन लेने वाले लोग हैं उनका क्या कंडीशन होगा, उनकी तो और दशा खराब हो जाएगी ना। देखते हैं आगे। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से और बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस वार रिड्यूस टू द 40% ऑफ द 1929, यानी कि जो 1929 में जितना प्रोडक्शंस हुआ था, मैंने बताया था आपको कि 1924 से 1928 तक शॉर्ट टर्म लोन को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा इटेब्लिशमेंट आई थी जर्मनी में, लेकिन जैसे ही क्राइसिस हुआ था तो 1932 तक आते आते जो उसका प्रोडक्शन था वो कितना हो चुका था, 40%, यानी कि 60% जो है प्रोडक्शन कम हो चुका था। जो वर्कर्स थे लॉस्ट देयर जॉब, जब भाई कंपनी में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर बाकी लोगों को रखने की क्या ज़रूरत है ना। तो वो जॉब उनकी जाने लगी थी, और जो लोग वर्क कर रहे थे उनकी मजदूरी भी क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच द अनक्रिमिनल्ड 6 मिलियन, लगभग बेरोजगारों की संख्या उस समय बढ़कर के पूरे जर्मन में अगर बात की जाए तो 6 मिलियन हो चुकी थी। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू वुड सी मैन विद द प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेकलेस सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि उसमें कंडीशंस ऐसा हो गई थी कि जर्मन में जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो बेरोजगार लोग थे, वे अपने गले में एक पट्टा बांध कर घुमा करते थे। उन पर लिखा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दैट मीन्स बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग कुछ भी करने को तैयार थे। अब पढ़े लिखे लोग कहेंगे पान की दुकान खोलेंगे, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर इतनी ढंग से बेरोजगारी बढ़ चुकी थी कि लोग कुछ भी करने को तैयार थे, ऐसा पट्टा बांधकर गले में पूरे गली में घुमा करते थे, ठीक है, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती थी। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स, यानी कि जो बेरोजगार लोग थे अब क्या करेंगे, बेचारे कार्ड प्ले करते थे, और या सिंपली सैट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, या गली चौक चौराहे बैठ कर टाइम पास करते थे, उन्हें कोई जॉब नहीं था। और डिस्पार्टली क्यू ऑफ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और कभी कभी जो है जहाँ काम हुआ करता था वहाँ लोग लाइनों में कतार में खड़े होते थे। अभी आप एक इमेज देख रहे हैं, स्लीपिंग ऑन द लाइन, यानी कि जो लोग जॉब की तलाश में शहर में जाया करते थे, ठीक है, वे लोग स्टोर हाउस में या फिर ऐसे क्या बोलते हैं धर्मशालाओं वगैरह में लाइन लगा कर खड़े होते, भाई मैं भी जॉब के लिए हूँ। अब जगह नहीं था लोगों को तो क्या एक रस्सी बांध देते थे और उस रस्सी पर ऐसे मतलब थोड़ा सा वो दे करके सो जाया करते थे। यानी कितना कंडीशन उस समय जो है जर्मन की खराब हो चुकी थी। आप यहाँ इमेज देख रहे हैं ना, इसमें दिया हुआ है कि डिसेपरेटली क्यू एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ जहाँ लोगों को जॉब मिलने वाला वो होता है वो उस जगह पे लोग वो करते थे। एज जॉब डिसअपेयर, धीरे धीरे लोगों की जॉब जो है समाप्त होना हो गया। द यूथ टुक एट द क्रिमिनल एक्टिविटीज, और धीरे धीरे लोगों में क्या बोलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी आने लगी थी। एंड द टोटल डिस्पायर बिकेम द कॉमन प्लेस, और जो कॉमन प्लेस था वहाँ पर लोगों की जो संख्या जो है कम होने लगी थी। जाहिर सी बात जब जॉब समाप्त होगा तो क्या करेंगे लोग, चोरी करेंगे,
किसी का मतलब सामान हमारा चुरा लेंगे, इन्हें करेंगे जॉब नहीं मिलेगा। तो आगे देखते हैं, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड और डीप एनेस्टी ऑफ द फेयर्स ऑफ द पीपुल, यानी कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी एक तरह से नई डर का माहौल पैदा कर रहा था। और डर का माहौल क्या था कि भाई जब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं तो ऐसे ही बेकार हूँ, मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूँगा, कैसे फैमिली को सर्वाइव कर पाऊँगा, इसको एक डर था। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उन्हें भी एक डर सता रहा था, या जो सैलरी बेसिस पर थे या जो पेंशन होल्डर थे उन्हें भी क्या था, डर सता था कि मान लीजिए कि अभी हमने 1 लाख रुपया रखा है, अभी हम 1 लाख रुपया मेरे पास सपोज दैट है, और अभी जो पोटैटो की कीमत अगर सपोज दैट 10 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, यानी कि 10 रुपये में अभी हम 1 केजी आलू जो है आराम से परचेज कर ले रहे हैं। लेकिन जब पैसे की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, तब क्या होगा कि अब इसी 1 केजी पोटैटो को परचेज करने के लिए हमें 20 रुपये देना पड़ेगा। तो जो हमें 10 रुपये में पहले काम हो जाया करता था, अब क्या हो रहा है, 20 में काम हो रहा है। यानी कि जो मेरी सेविंग है, जो मैंने पैसा स्टोर करके रखा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डे बाय डे कम हो रही है। यानी कि मैं रखा हूँ, चलो भाई 2 लाख रुपया है तो मैं अपने बुढ़ापे में आराम से सर्वाइव कर पाऊँगा, हम उसमें कुछ काम कर लूँगा। लेकिन अब 2 लाख की वैल्यू जो है बहुत कम हो रही है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह से लोगों की ये एक मन में फियर का जो है माहौल बन गया था। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयड और पेंशनर, जो मुख्य रूप से जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो सैलरी पर काम करते थे या जो पेंशन लेते थे, साथ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट देयर वैल्यू, जब पैसे की वैल्यू गिर रही थी तो उसमें इन लोगों को चिंता था कि भाई हमारा जो सेविंग है, हमने 10 लाख रखा है, जितना बड़ा काम कर लेंगे लेकिन उसकी वैल्यू गिरने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये डर उनको मन में सता रहा था। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर्स सफर्ड आई देयर, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे या फिर जो रिटेलर थे वो अलग अलग तरीके से सफ़र करना शुरू कर दिया, इनकी बिजनेस जो है उनका एक तरह से ठप होना स्टार्ट हो गया था। दिस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वेयर फिल्ड विद द फियर ऑफ द पोस्टलेशन, यानी कि एक तरह से वो डर के माहौल में जीना स्टार्ट कर दिए थे। एंड एनेस्टी वेयर ऑफ बीइंग रिड्यूस एंड द रैंक्स ऑफ द वर्कर्स क्लासेस, और धीरे धीरे जो वर्कर्स का रैंक था या फिर और जो था वो क्लास मतलब गिरने लगे थे। द वर्स स्टिल अनएम्प्लॉयड, और जो एम्प्लॉयमेंट थे उनकी और जो समस्याएं बढ़ती जा रही थी। वनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे यानी कि जो मतलब कहते गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते थे या जिनकी परमानेंट जॉब थी, वैसे लोगों का जो था वर्क्स वुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स एबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर्स। दैट मीन्स अब ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग कुछ भी करने को तैयार थे। चलो भाई डे बाई डे की एक डे की वजह अगर 300 रुपीज़ है, अगर कोई 300 में काम करता है तो हम कहेंगे सर मुझे रख लीजिए, मैं 200 में कर दूंगा। तो वो कह नहीं, हम मुकर के मैं 150 में कर दूंगा। यानी कि जो लेबर की जो बार्गेनिंग थी, यानी कि पैसे की कम बेसी करने की, या जो एम्प्लॉयमेंट रखने वाले लोग थे, जो जॉब देने वाले लोग भी थे, तो उन्हें पहले एक लोगों को रखने के लिए 500 देना पड़ता था। तब कहते थे कि भाई तुम जॉब करोगे, तो वैसे ही पहले से लड़काया हुआ कि हाँ मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अब कहता है कि तुम कितना लोगे, तो 300 लेंगे, तो नहीं मैं तुमको 150 दूंगा। अच्छा चल भाई उसी पे कर लो। मैंने कि जो लेबर की रखने की जो पैसे सेलिंग जो बार्गेनिंग थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी वहाँ पर, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, यानी कि बड़े जो बिजनेस थे वो लगभग समाप्त हो चुके थे। और लार्ज मास ऑफ peasantry was affected by a sharp fall in the agricultural prices, and women unable to fill their children's stomach and were filled with the sense of deep despair। जो फार्मर्स थे उनके भी प्रोडक्शंस जो है मतलब प्राइसेस ज़्यादा गिर चुके थे। औरतें जो है अपने बच्चों को घर में उसका जो है जीविका नहीं कर पा रही थी, यानी कि बच्चों को भरपेट का भोजन भी नहीं करा पाती थी, ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट है लास्ट पैराग्राफ का, पोलिटिकली टू वेमर रिपब्लिक वार फ्रगाइल, और राजनीतिक रूप से जो वाइमर थी, जो न्यू गवर्नमेंट थी, वो इतना वीक हो चुकी थी। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू सम इनहेरेंट इफेक्ट विद द मेड ऑफ द अनेबल वेरिएबल डिक्टेटरशिप। और धीरे धीरे वाइमर की कंडीशन इतनी नाजुक हो चुकी थी, जो न्यू गवर्नमेंट थी, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो ऐसा रहता है कि कभी भी यहाँ पर तानाशाही शासन इस्टेब्लिश हो सकता है, या कभी भी कोई दूसरा आदमी हम पर कंट्रोल कर सकता है। वन वाज द प्रोपोर्शनल
रिस्पिरेशन द मेड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मेजॉरिटी। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ है नहीं, इसमें देखना आप लोग। हम नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।